वेलकम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएसआई के 2011 के क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि अभी एसआई का एग्ज़ाम आने वाले हैं तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारी एक तो टाइम बाउंडेशन लिमिट बन जाती है, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी आ जाती है, और ऊपर से हमें आइडिया पड़ जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिकली जो पहले पेपर सॉल्व हुए हैं, जो पेपर पूछे गए हैं उन्हें ही सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस सेट आप बाद में लगाइए। तो पहला हमारा क्वेश्चन इसमें आता है कि शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड किसको जोड़ने के लिए बनवाया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको शेरशाह के बारे में पता होना चाहिए और जीटी रोड के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इन दोनों के बारे में पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बेसिकली क्या है, शेरशाह का नाम क्या था? शेरशाह का नाम ओरिजिनली फरीद खान था। जब इसने एक शेर को मारा तो तब से इसका नाम एज ए टाइटल के तौर पर इसे शेरशाह नाम दे दिया गया। ये कहाँ का था? ये था सासाराम, बिहार का। बिहार के गवर्नर थे बरहा खान, उनके साथ ये काम किया करता था। बरहा खान की मृत्यु हो गई, उसके बाद शेरशाह ने उनकी बीवी के साथ निकाह किया। निकाह करने के बाद खुद को वहाँ का गवर्नर घोषित कर दिया। उस समय आपको पता होना चाहिए, जब शेरशाह मुगल्स थे, मुगल्स की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? मुगल्स पहले दिल्ली में नहीं रहते थे, मुगल्स रहते थे आगरा में। इसलिए जो मेजर मोनूमेंट्स हैं बाबर, हुमायूं और अकबर के टाइम की, वो आगरा में मिलेंगी। चाहे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया। और तो बेसिकली क्या है, जो मुगल्स की राजधानी हुआ करती थी वो आगरा हुआ करती थी, और शेरशाह सूरी था बिहार का, सासाराम का। 1539 में शेरशाह ने आक्रमण किया, हुमायूं ने आक्रमण किया, क्योंकि ये उनकी बिना मर्जी के बन गया था गवर्नर। तो हुमायूं ने आक्रमण किया शेरशाह सूरी पर। इसमें क्या हुआ, शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं को भागना पड़ा। इस बैटल को क्या कहते हैं? इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ चौसा। अच्छा, ये बैटल ऑफ चौसा हुआ कब था? बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 को। शेरशाह सूरी के बारे में एक और बात जानने लायक है कि ये कभी भी अपने बैटल में नहीं आ रहा था। जब तक ये मुग़ल एम्परर की जगह पर बैठा रहा था, जब तक ये आगरा में था, तब तक ये कोई बैटल नहीं हारा था। इसकी जो डेथ हुई थी वो भाई एक्सीडेंटली हुई थी। और बाकी इसने कुछ इफेक्टिव काम किए थे, कुछ इनोवेटिव काम किए थे, जैसे उनमें थे जीटी रोड बनाना, जीटी रोड को रिवाइव करना है। एक्चुअली जीटी रोड पहले से ही था, उसे इसने रिवाइव किया था, रीस्ट्रक्चर किया था। इस क्वेश्चन में बोला जाता है कि किसको जोड़ने के लिए बनवाया था, क्योंकि अभी इसकी राजधानी क्या हो गई? आगरा हो गई। इसकी जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ है? सासाराम है। तो बेसिकली कहाँ से किसको ज्वाइन करने के लिए बनाएगा? आसाम को ज्वाइन करने का इसका कोई मतलब बनता नहीं है, कन्नौज को ज्वाइन करने का कोई मतलब बनता नहीं है, अहमदनगर को ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं। कोई भी इंसान अपनी राजधानी को कहाँ से जोड़ेगा? अपने घर से जोड़ेगा। तो इसने क्या किया था, आगरा को सासाराम से जोड़ा था, बिहार की राजधानी और आगरा की राजधानी एक लिंक हो सकें। अब बात आती है जीटी रोड के बारे में। आपको जीटी रोड के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मेजर रोड है अपने इंडिया का, और ख़ास करके यूपी का तो एक तरह से लाइफ लाइन कह सकते हैं उसे। जीटी रोड ऐसा नहीं है कि शेरशाह सूरी ने बनवाया था। या जीटी रोड का जो हमें एविडेंस मिलते हैं वो हमें वे बैक टू द महाभारत से मिलते हैं। महाभारत में इसका जिक्र होता है उत्तरपथ के नाम से। फिर आगे बुद्धिज़्म टेक्स्ट में इसका जिक्र होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका रिनोवेशन कराया था, कुछ इसमें इफेक्टिव काम कराए थे। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको आगे तक बढ़ाया था। ठीक है, इन्होंने बेसिकली कनेक्ट किसको किया था? पाटलिपुत्र और तक्षशिला। तक्षशिला आपको मालूम है वो है अफगानिस्तान में। पाटलिपुत्र क्या है? पाटलिपुत्र को आज हम किस नाम से जानते हैं? आज हम जानते हैं पटना के नाम से। तो इन्होंने पाटलिपुत्र को और तक्षशिला को कनेक्ट किया था। उस समय पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था, एक बहुत बड़ी मेजर पावर हुआ करती थी पाटलिपुत्र। तक्षशिला आपको पता है कि यूनिवर्सिटी है। तो आप ये बेसिकली ये समझिए, जो जीटी रोड है वो हमारा काबुल से स्टार्ट होकर दिल्ली, यूपी, बिहार होता हुआ बंगाल जाते हुए ये बांग्लादेश को कनेक्ट करता है, और इवन ये कुछ हद तक म्यांमार को भी कनेक्ट कर लेता है, बर्मा को। तो इसको रिवाइव करने की कोशिश बहुत लोगों ने की थी। जो लास्ट रिवाइवेशन की कोशिश थी वो थी अंग्रेज़ों ने की थी। अंग्रेज़ों ने इसका नाम क्या कर दिया था? पहले जो इसके जीटी रोड के नाम हुआ करते थे वो थे उत्तर पथ, शाही सड़क या बादशाही सड़क। ये तीनों ही नाम जीटी रोड के थे। अंग्रेज़ों ने आके क्या कर दिया, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड बोल दिया, इसे जीटी रोड बना दिया। अच्छा, ब्रिटिशर्स ने क्या क्या इसमें किए थे? ब्रिटिशर्स ने जगह जगह पर चौकीज़ बनवाई थी, सराय बनवाए थे। अब आप इस क्वेश्चन के अलावा अगर आपसे जीटी रोड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप शेरशाह सूरी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसे भी आप आसानी से अटैम्प्ट कर पाएंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ये नहीं है कि सिर्फ एक हमें सही आंसर मिल गया तो बस उस पर टिक करके आगे बढ़ देना है। नहीं, आपको ब्रॉड माइंडेड अप्रोच रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, RH कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा? यानी जो RH फैक्टर है वो कहाँ से आया है? बेसिकली आप जानते होंगे जो RH कारक है, एक मंकी की, एक बंदर की प्रजाति पाई जाती है रेचियस मंकी, जिसे हम रेचियस मंकी बोलते हैं। वहाँ पे जो RH है उस बर्ड से लिया गया है, रेचियस से RH। रेचियस मंकी में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं
रेचिस प्रोटीन या डीप एंटीजन। तो रेचिस मंकी में एक प्रोटीन पाया जाता है, रेचिस मंकी के ब्लड सेल्स पे एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे बोलते हैं रेचिस प्रोटीन या डी एंटीजन। ये अब क्या होता है, हमारे इंसानों में भी पाया जाता है। इंसानों के जो ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, अगर ये प्रोटीन प्रेजेंट है तो हम क्या बोलते हैं, एंटीजन पॉजिटिव है। अगर ये RH फैक्टर एब्सेंट है तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि ये एंटीजन एब्सेंट है। तो क्या हो गया, अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव है, एब्सेंट है तो नेगेटिव है। ऐसे आप देखे होंगे कि जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो आपके ब्लड ग्रुप क्या होता है, बेसिकली हमारे 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, A, B और AB और O, 4 होते हैं। इनका क्या होता है, A पॉजिटिव या A नेगेटिव, AB पॉजिटिव या AB नेगेटिव। ये क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, ये RH डिटरमाइन होते हैं, ये RH हो। अगर AB पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया आपके इस ब्लड में रेचिस एंटीजन पॉजिटिव है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इसका सही आंसर होगा बंदर, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम किस मद में खर्च होती है। सबसे ज़्यादा हम जो मुद्रा खर्च करते हैं, विदेशी मुद्रा यानी डॉलर्स हो गए या कोई और फॉरेन रुपीज़ हो गए, वो हम सबसे ज़्यादा खर्च किस में करते हैं, वो हम आयात में करते हैं सबसे ज़्यादा। अब किस चीज़ का हमें आयात करने की ज़रूरत पड़ती है, पहला ऑप्शन है इसमें खाद्य आयात। तो खाद्य सामान को हमें ज़्यादा आयात करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। जब से हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है उसके बाद हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमें कहीं से भी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों के लिए आयात करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम उत्पाद। पेट्रोलियम क्या है, हमारे यहाँ कुएँ नहीं हैं, हमारे रिफाइनरीज तो हैं लेकिन कुएँ नहीं हैं, हम उनका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उनका रिफाइन कर सकते हैं। प्रोडक्शन कहाँ होता है, ये होता है मिडिल ईस्ट और खाड़ी के देशों में या अरब कंट्रीज़ में, यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल वहाँ से मंगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पे हमें सबसे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है लोहे और स्टील के आयात पर। लोहे और स्टील हमारे यहाँ खान हैं, लोहे की स्टील की हमारे यहाँ कंपनीज़ हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो क्या होते हैं, ये रिफाइन करते हैं, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इससे भी हमें आयात करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। नेक्स्ट हमारा है इसमें प्रौद्योगिक जानकारी के आयात पर। अब ये क्या IT, अब सबसे आपको पता होना चाहिए कि जो IT मैन्युफैक्चरिंग है या IT यूनिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली या सबसे ज़्यादा लार्ज स्केल पर इंडिया में ही पाई जाती हैं। IT प्रोसेसिंग होती है वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, तो इसे भी हमें आयात करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम निर्यात ही करते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा B। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, दुनिया में कुल टिन का 2/3 भाग कहाँ से आता है। बेसिकली पूछा जा रहा है सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी कहाँ से प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है टिन को। तो इसका सही आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मीरा बहन किसकी अनुयायी थी, यानी मीरा बहन किसकी फॉलोअर थी। आपने गांधी जी का फ़ोटो देखा होगा, उनके साथ 2 लेडीज़ चला करती थी, उनमें से एक थी मीरा बहन। मीरा बहन एक तरह से फॉरेनर थी, विदेशी थी, ब्रिटिशर्स थी। ये गांधी जी से इतनी प्रभावित हुई, इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई उनकी आइडियोलॉजीज़ से, तो उनकी फॉलोअर बन गई। तो उनमें से जो एक लेडीज़ हैं वो है मीरा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो गांधी जी की दांडी मार्च यात्रा हुई थी प्रारंभ अहमदाबाद से, क्योंकि अहमदाबाद में उनका आश्रम था, साबरमती आश्रम, वहीं से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। इसका कारण ये था कि दांडी मार्च यात्रा का, कि उस समय अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था कि कोई भी इंडियन अपना नमक नहीं बना सकता है, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा था कि ये हमारी बेसिक है, ये हमारी बेसिक नीड है और ये हमारे यहाँ पाई जाती है, तो इस पर आपको टैक्स देने का मतलब बनता नहीं है। उस समय क्या था कि अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया था, नमक कानून, ठीक है, जिसमें क्या था कि जो भी नमक का प्रोडक्शन होगा उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। गांधी जी ने बोला ये हमारी बेसिक नीड है, ये तो हम एटलीस्ट इस पर टैक्स नहीं देंगे क्योंकि हम ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहीं से आयात कर नहीं रहे हैं, और ये हमारी बेसिक नेसेसिटी है। एक तरह से सिम्बलिज़म था कि हम आपके मानव विरोधी कानून हैं उनको नहीं मानेंगे। जो गांधी जी ने जो दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी वो 12 मार्च 1930 को शुरू की थी, ये एंड की थी हमारी दांडी में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं इस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी, बेसिकली पूछा जा रहा है। देखो योजना कौन बनाता है, योजना बनाती है हमारी सरकार, और सरकार कब बनती है, जब इलेक्शन होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए हमारे पहले इलेक्शन कब हुए थे। हमारे फर्स्ट इलेक्शन 1951 में हुए, हमारी फर्स्ट जो गवर्नमेंट थी वो 1951 में चुनी गई। तो हमारी पंचवर्षीय योजना थी वो भी हमारी 1951 से शुरू हुई थी। इसके बाद हर 5-5 साल के लिए पंचवर्षीय योजनाएं होती है। नेक्स्ट हमारी पंचवर्षीय योजना कब आई थी, वो हमारी 1956 में, उसके बाद 1961 में, ऐसे हमारी पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि भांगड़ा नागल डैम किस नदी पर बना है। तो इसमें एक ऑप्शन दिए हैं आपके पास, कोसी, ब्यास, झेलम, सतलज। अब आपको पता होगा भांगड़ा नागल डैम किस पर बना है, तो आप उसे टिक कर देंगे।
लेकिन क्या अगर आपको पता नहीं है और अगर पता है भी तब भी आपको क्या करना है कि कोसी के ऊपर कौन सा मेजर डैम है, ब्यास के ऊपर कौन सा डैम है, कहाँ है ये, झेलम के ऊपर कौन सा डैम है या सतलज के ऊपर कौन सा डैम है, ये कहाँ किस राज्य में है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आपको भांगड़ा नागल डैम पता है तो आपने सिर्फ सतलज टिक किया और आगे बढ़ गए, इससे काम नहीं चलेगा। आपको ऑप्शन पर फोकस करना पड़ेगा। ऐसे क्या है, कोसी पर, कोसी कहाँ है, कोसी नदी बिहार में, इसे क्या बोला जाता है, सोरो ऑफ बिहार, सोरो ऑफ बिहार से जाना जाता है। इसका जो मेजर डैम है वो है सप्तकोसी हाई डैम, ये कहाँ है, बिहार में है। झेलम नदी हमारी है JNK में, जम्मू कश्मीर में। इसका जो मेजर डैम है वो है मंगल डैम, ये कहाँ है, पाकिस्तान में। और जो इंडिया में है वो है उरी डैम। उरी से आपको याद होगा, उरी अटैक हुआ था, उरी मूवी आई थी, ऐसे आप याद कर लेना कि वो झेलम नदी के पास में ही है उरी, तो उरी डैम हो गया। नेक्स्ट हमारी आती है ब्यास नदी। ब्यास नदी कहाँ है हमारी, हिमाचल में। हिमाचल में एक डैम है पौंग डैम, ये बहुत ही फेमस डैम है, अक्सर आपको इसमें न्यूज़ देखने को मिल जाएंगी पौंग डैम से रिलेटेड। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आप उसमें सर्च कर सकते हैं पौंग डैम से रिलेटेड, आपको पानी का स्तर बढ़ना या घटना ये सब आपको न्यूज़ में आता रहता है। नेक्स्ट है हमारा सतलज, ये भी कहाँ है, ये है हिमाचल में, हिमाचल से निकलती है और इसमें एक मेजर डैम है भाखड़ा डैम। तो आपको ये चारों का याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा था, मतलब वास्को डी गामा कौन था। वास्को डी गामा बेसिकली आप जानते होंगे, अगर आपने वास्को डी गामा के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि इसने एक रूट की खोज की थी, कि समुद्री जो रूट है हमारा, समुद्री रास्ता है इंडिया तक आने का, उसकी खोज की थी। उससे पहले क्या होता था कि जो यूरोप है, ये वाला यूरोप और ये रहा एशिया, यूरोप से एशिया में ट्रेड कैसे होता था, वो होता था हमारा अरब कंट्रीज़ के ज़रिए, वो लैंड रूट के ज़रिए होता था। इसने क्या किया कि एक बाईपास रूट देखा कि सस्ता रूट मिल जाए इंडिया तक जाने का, तो और बाई रोड जाओगे महंगा पड़ता है, सबसे ज़्यादा महंगा बाई रोड पड़ता है इंडिया तक आने के लिए। और ये कब यूरोप में किस कंट्री से था, ये था पोर्चुगीज़ था, ये पुर्तगाल से था। बी ऑप्शन इसमें हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि किसने भारत की खोज की थी, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वो थे वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा आता है कि भारतीय सेना के सेंट्रल कमांड का मुख्यालय कहाँ है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी जो आर्मी है, जो थल सेना है, उसके 7 कमांड हैं, उसे 7 कमांड्स में बांटा गया है। कौन कौन से कमांड हैं इसमें, तो एक ही को पूछा गया है कि सेंट्रल कमांड। मैं जानना चाहता हूँ कि जो 7 कमांड हैं आप उनके आंसर कीजिए, या अगर नहीं पता है तो आप उन्हें, मैं बता रहा हूँ, उन्हें याद कर लीजिए। इसमें हमारी वेस्टर्न कमांड आती है। वेस्टर्न कमांड हमारी चंडी मंदिर, ये चंडीगढ़ के पास में है, हरियाणा में। चंडी मंदिर एक कैंट है, वहाँ पर है वेस्टर्न कमांड। ईस्टर्न कमांड हमारी कोलकाता में है। नॉर्दर्न कमांड हमारी उधमपुर में है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर में। साउदर्न कमांड हमारी पुणे में है, महाराष्ट्र में। सेंट्रल कमांड हमारी लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और सेंट्रल। इसके बाद 2 कमांड और आती हैं, वो है आर्मी ट्रेनिंग कमांड, ये हमारी शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में। और साउथ वेस्टर्न कमांड, ये हमारी जयपुर में है, राजस्थान में। ये 7 कमांड्स आप याद रख लीजिए, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इससे आप अब आंसर कर सकते हैं कि हमारी सेंट्रल कमांड कहाँ है, वो हमारी लखनऊ में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि र्यूटर किसकी समाचार एजेंसी है। र्यूटर जनरली है UK की समाचार एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि धान कहाँ की मुख्य फसल है। अब धान कहाँ की मुख्य फसल है, हमारे यहाँ यूपी में क्या होता है, यूपी में 2 मेजर फसलें होती हैं, एक तो गेहूँ की होती है और दूसरी धान की होती है। अब इससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि हमारे यहाँ धान पाया जाता है, बिहार में धान होता है या बंगाल में धान सबसे ज़्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा कि हमारे यहाँ धान की फसल ज़्यादा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे जो बंगाल को है, क्या बोलते हैं, बॉल राइस बोलते हैं, राइस बॉल, ठीक है, यानी धान का कटोरा। तो इससे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि हमारे यहाँ अगर धान की फसल हो रही है तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होते होगी। नहीं, इसमें चाइना हमसे आगे है, हम 2nd नंबर पर आते हैं धान की फसल में, चाइना हमसे 1st नंबर पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कंगारू किस देश का राष्ट्र प्रतीक है। तो कंगारू राष्ट्र प्रतीक है किसका, ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि दिल्ली मेट्रो के प्रचालन में सबसे अधिक योगदान किसका था। यानी जो दिल्ली मेट्रो है, आप कभी दिल्ली गए होंगे तो वहाँ मेट्रो आपको मिली होगी, बिना मेट्रो के आप बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है दिल्ली में ट्रैवल करना। तो ये शुरुआत किसने की थी, ये किसका विज़न था, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका था। उससे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है E श्रीधरन को। जो E श्रीधरन थे वो उसके चीफ इंजीनियर थे, उन्हीं का विज़न था, उन्हीं का ये पूरा प्रोजेक्ट था और उन्हीं की देखरेख में ये पूरा प्रोजेक्ट। इसलिए क्या है, जो E श्रीधरन है, D ऑप्शन, ये हमारा सही होगा।
इनको एक अवार्ड दिया गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार, और साथ ही साथ इनको एक टाइटल दिया गया है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि 1980 यानी 1980 भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः शुरू किया गया था, किससे दिया गया था उसके बाद सबसे पहले। अब ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया 1980, इससे पहले कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से क्या था कि भारत रत्न देने की जो प्रोसेस थी या जो प्रक्रिया थी वो हमने रोक दी गई थी। उससे पहले हमारी इमरजेंसी लगी थी, आपको पता होना चाहिए इमरजेंसी जो हमारी लगी थी उस समय सभी चीज़ स्थगित कर दी गई थी। उसी में हमारी जो भारत रत्न देने की प्रणाली है या भारत रत्न देने की जो परंपरा है उसे स्थगित कर दिया गया था। 1980 में से दोबारा से शुरू किया गया, और ये दोबारा शुरू करने के बाद सबसे पहले किसको दी गई थी, सबसे पहले दी गई थी मदर टेरेसा को, यानी सेकंड बार शुरू करने के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि FTP क्या है। FTP की फुल फॉर्म पता होगी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। FTP क्या है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है किस प्रोटोकॉल के ज़रिए करनी है या किस प्रणाली के ज़रिए करनी है, ये होता है FTP। अब ट्रांसफ़र हम किस में करते हैं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं व्हाट्सअप में शेयर करते हैं या मेल से शेयर करते हैं, मेल से ट्रांसफ़र करते हैं अपनी फाइल्स को, हो गया। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक हमारे जो ऐप्स हैं उनके भी हम फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं। इस ऑप्शन देख लेते हैं। अब इसमें एक यूज़ नेट समाचार समूह, क्या ये समाचार समूह है, नहीं हो सकता क्योंकि एक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है, एक प्रोटोकॉल है। पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। दूसरा है इंटरनेट से फाइल भेजने और प्राप्त करने की विधि को, इसका सही आंसर होगा हमारा B। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है लंदन में विंबलडन मैदान किस खेल से संबंधित है। आपने सुना होगा कि विंबलडन कप होता है, वो होता है हमारा टेनिस में, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि विंबलडन मैदान से ही आया होगा विंबलडन कप और वो टेनिस में आया, ये गलत है। सही आंसर है इसका फुटबॉल। विंबलडन एक मैदान है जिसमें फुटबॉल का मैदान है और ये काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा आता है कि रियाल किसकी मुद्रा है। अब आपको पता होना चाहिए रियाल किसकी मुद्रा है। उससे पहले इसमें ऑप्शन दिए हैं सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया। अगर आपको इन चारों के बारे में पता होगा तो आप आंसर कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको आधी अधूरी लैंग्वेज तो आपको इतना पता होगा कि रियाल सऊदी अरब की, अगर आपने रटा हुआ है तो आपको इतना याद होगा कि जो रियाल है वो सऊदी अरब की करेंसी है। लेकिन कल को अगर उसने यही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया और ये पूछ लिया कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है तो आप इसमें नहीं बता पाएंगे। इसलिए क्या चारों ऑप्शंस को आपको इसमें देखना पड़ेगा। अब देखते हैं सऊदी अरब की क्या है, रियाल है। अफ़गानिस्तान की करेंसी है अफ़गानी। बांग्लादेश की है टका और मलेशिया के है रिंगिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेलफोन फर्म नहीं है, इनमें से कौन सी सेलफोन कंपनी नहीं है। सेलफोन से ये मतलब है इसका कि ये सेलफोन के सेक्टर में काम करती है या नहीं करती है। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल बनाए या ना बनाए, सिम भी बना रही है तब भी ये सेलफोन फर्म है। इसमें देखते हैं ऑप्शंस। आइडिया क्या हो गया, ज्वाइन होके वोडाफोन और आइडिया क्या हो गए, वी बन गए हैं, तो ये क्या है सेलफोन कंपनी है, सिम बना रही है। रिलायंस का आप जियो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी क्या है सिम भी बना रही है, मोबाइल भी बना रही है, तो ये भी सेलफोन में काम कर रही है। एयरसेल की पहले सिम चलती थी, अब तो बंद हो गई हैं, तो एयरसेल भी क्या थी, एक सेलफोन फर्म थी। HCL इलेक्ट्रॉनिक काम करती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाती है, लेकिन ये बनाती है लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ये फ़ोन्स नहीं बनाती है, तो इसका सही आंसर होगा C। नेक्स्ट हमारा है द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। देखो कंफ्यूज मत होना, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों ही मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी अंतर होता है। गेटवे ऑफ इंडिया का मतलब है कि इंडिया के लिए जो गेट है, यानी इंडिया में एंट्री करने के लिए जो गेट है उसे आप ऐसे समझ लीजिए इंडिया गेट, और एंट्री हमारी होती थी ब्रिटिशर्स की मुंबई से, तो उनकी एक रानी आई थी, उनके सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था कि ये रहा इंडिया का गेट, आप यहाँ से एंटर कीजिए, तो इसलिए नाम पड़ गया इसका गेटवे ऑफ इंडिया। दिल्ली में है हमारा इंडिया गेट, दोनों ही अलग अलग हैं, ध्यान रखना इसे। 1 किलो मक्खन मनुष्य के लिए 1 किलो शर्करा से अधिक ऊर्जावान है। शर्करा होता है ग्लूकोज, एक किलो मक्खन में ज़्यादा एनर्जी होती है एक किलो ग्लूकोज से। वो क्यों? क्योंकि इनमें CH बॉन्डिंग ज़्यादा पाई जाती है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा पाई जाती है। ये क्या करते हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, रिलीज़ करते हैं जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है, यानी एको जो प्रोड्यूस होती है जब हम बोलते हैं तो आवाज़ लौटकर वापस आती है, तो क्यों आती है? तो पहले वो किसी से टकराती है फिर वापस आती है। देखो दो शब्द होते हैं परिवर्तन और परावर्तन। परिवर्तन का मतलब होता है बदलना और परावर्तन का मतलब होता है वही चीज़ दोबारा से वापस आ जाना। इसमें सही आंसर होगा इसमें हमारा
परावर्तन। सी ऑफ परावर्तन से याद आया, जो हमारे चमगादड़ होते हैं वो भी कुछ कुछ इसी प्रणाली पे काम करते हैं, कुछ इसी मेथड पे काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा। जो हमारा हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन कुछ स्पेशल हुआ था। इस दिन क्या हुआ था कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एज ए स्टेट लैंग्वेज यानी राजभाषा के तौर पे संविधान में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत की एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है। आकाश, अग्नि, नाग, पृथ्वी। अब एंटी टैंक मिसाइल का मतलब होता है वो मिसाइल जो टैंक को ख़त्म करने के लिए बनी हो। वैसे हमारे पास मिसाइलें बहुत हैं। कुछ मिसाइलें इतनी हैं कि एक पूरे शहरों को ख़त्म कर सकती हैं। कुछ मिसाइलें टैंक को ख़त्म करने के लिए बनती हैं। कुछ मिसाइलें हमारी सैटेलाइट्स को ख़त्म करने के लिए बनती हैं। तो ऐसे कई सारी हमारे पास मिसाइल्स हैं। इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। इनका क्लासिफिकेशन इस तरह से होता है कि जैसे अगर सरफेस से सरफेस पे चलाई जा रही मिसाइल तो क्या हो जाएगा, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अगर सरफेस टू एयर चलाई जा रही है तो क्या है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर ये एयर टू एयर मिसाइल होती है, एयर टू एयर मिसाइल कौन यूज़ करता है, फाइटर प्लेन यूज़ करते हैं एयर टू एयर, हवा से हवा में मारने के लिए। दूसरा दुश्मन का प्लेन जा रहा है उसको क्या करेंगे, हवा से हवा में मार देंगे। तो यहाँ पे एयर टू एयर मिसाइल चलेगी। अगर दुश्मन का एरोप्लेन जा रहा है और हमारी सेना नीचे खड़ी, हमारे पास फाइटर प्लेन नहीं है उस समय हम क्या करेंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल चलाएंगे। ज़मीन से सीधा आसमान में उड़ते हुए ख़त्म कर देना है उसको। अब मान लो कुछ जगह पर हमें ऐसा है कि हमें सारा जाके लाहौर में बम गिराना है और हम दिल्ली में बैठे हैं और हमको क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल चाहिए ताकि हम यहाँ से मिसाइल छोड़ें और जाके सीधा लाहौर पे जाके गिर जाए। तो ये हो जाएगी सरफेस टू सरफेस मिसाइल। एक और इसमें कैटेगरी होती है ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये क्या होती है, एक कॉन्टिनेंट को पार कर जाती है। सपोज़ अगर एशिया से चलाई जाए तो जाके यूरोप में जाए, दूसरे कॉन्टिनेंट में जाके गिरे। एशिया से चलाई जाए तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाके गिरे या अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाके गिरे। तो ये हो गया इंटर कॉन्टिनेंटल, दो कॉन्टिनेंटों के बीच में चलाई जाने वाली मिसाइल को हम कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल। हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल ज़्यादा नहीं है, लेकिन अमेरिका के पास और चाइना के पास तो इतनी है कि चाइना चाहे तो अमेरिका को सीधे टारगेट कर सकता है। वहीं बैठे बैठे ना उसे एरोप्लेन भेजने की ज़रूरत है, ना उसे शिप भेजने की ज़रूरत है, ना उसे अपनी सबमरीन भेजने की ज़रूरत है। वो वहीं बैठे बैठे अमेरिका पर हमला कर सकता है। सेम चीज़ अमेरिका के पास भी है, लेकिन हमारे पास अभी इतना डेवलप नहीं है इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, लेकिन उतनी एडवांस नहीं है। अच्छा, अब बैक टू द क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि इसमें बताइए एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है। एंटी टैंक मिसाइल है इसमें हमारी नाग। लेकिन जो बाकी बची हुई 3 मिसाइल्स हैं ये क्या हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आकाश का सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है, 30 किलोमीटर। नाग है हमारी, वो एंटी टैंक मिसाइल है, ये सरफेस से सरफेस पे चलाई जाएगी। एयर टू सरफेस नहीं चला सकते आप, ना ही सरफेस से एयर पे चला सकते हो। इसकी रेंज कितनी है, बहुत कम है, 20 किलोमीटर की। या अग्नि 5 जो हमारी जो मोस्ट एडवांस मिसाइल है ICBM कैटेगरी की, वो है अग्नि 5। अग्नि 6 अभी अंडर डेवलप हो रही है, उस पर काम चल रहा है अभी। इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है क्योंकि इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाएगी, तो इससे रेंज भी ज़्यादा चाहिए। इसकी है 8000 किलोमीटर। वैसे हमारी है पृथ्वी क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी है, 600। एक हमारे आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे, एक मिसाइल आती है ब्रह्मोस मिसाइल। वो क्या है, वो तीनों ही कैटेगरी में आती है। सरफेस टू एयर भी मार देती है, एयर टू सरफेस भी चल जाती है, सरफेस टू सरफेस भी चल जाती है, और इवन ये अंडर वाटर भी चल जाती है। तो इसकी कई सारी कैटेगरी हैं। ये बहुत ही फेमस मिसाइल है ब्रह्मोस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ है, कौन सी मिट्टी उचित है। अगर आप ये जानते हैं कि गेहूं की खेती कहाँ होती है, गेहूं की खेती होती है हमारी, तो गेहूं की खेती होती है हमारी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा, यानी जो हिंदी बोली जाने वाली जो बेल्ट है, इस बेल्ट में सबसे ज़्यादा होती है गेहूं की खेती। इसमें मिट्टी का पूछ लिया है, कौन सी मिट्टी चाहिए इसको उपजाऊ। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिट्टी होती कितने प्रकार की है। तो हमारी मिट्टी ना, इंडिया की मिट्टी कई पार्ट्स में डिवाइड की गई, कई कैटेगरी में डिवाइड की गई है। उनमें से एक होती है ब्लैक सॉइल। देखो ये आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, ये इस तरह से क्लासिफिकेशन है। जो ग्रेस दिखाई दे रहा है आपको एरिया, ये है ब्लैक सॉइल का। ये महाराष्ट्र, गुजरात,
और इस वाले एरिया को कवर करता है। ब्लैक सॉइल में क्या होता है सबसे अच्छा, ब्लैक सॉइल में होता है हमारा कॉटन, काली मिट्टी। वैसे आती है रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी क्यों होती है, देखो किसी भी चीज़ में अगर रेड कलर चाहिए आपको तो उसमें चाहिए आपको फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड क्या होता है, फेरस ऑक्साइड पीरियोडिक टेबल किसी ने पढ़ी हो केमिस्ट्री में, उसमें सभी एलिमेंट्स की दी रखी है। उसमें आयरन को किससे डिनोट करते हैं, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। फेरिक ऑक्साइड से या फेरस एसिड से जब जंग लग जाती है तो कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। जिस मिट्टी का रेड कलर है तो उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा फेरिक ऑक्साइड पाया जाएगा। जैसे हमारा ब्लड है, ब्लड को फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, हमारा आयरन चाहिए होता है। जब भी कभी आपको खून की कमी होती होगी तो डॉक्टर क्या देता है कि खून बढ़ाने के लिए आयरन की टैबलेट देगा या आयरन की सिरप देगा। अब ये उपजाऊ किस चीज़ के लिए होती है, इसमें आप वीट कर सकते हैं, ऑयल, गेहूँ या जो ऑयल सीड्स हैं, पोटैटो है, ये हम इसमें उगा सकते हैं। ये पाई कहाँ जाती है, हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया में और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, कोलकाता में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, ये मेजॉरिटी में पाई जाती है रेड सॉइल। नेक्स्ट है हमारा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल को क्या बोलते हैं हिंदी में, जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी या कछार, ये तीनों ही नाम एलुवियल सॉइल के हैं। एलुवियल सॉइल की खासियत क्या होती है कि ये आती है पहाड़ों से, नदी बहती है तो उनके साथ में ये जल कटाव के साथ बहती हुई आती है, इसलिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है एलुवियल सॉइल। ये कहाँ मिलती है हमें, हमारे तराई वाले एरिया में। वो कौन से हमारे, यूपी, हरियाणा, बिहार, पंजाब, वेस्ट बंगाल। इन सब में होता क्या है, गेहूँ की खेती सबसे अच्छी होती है, चावल की खेती सबसे अच्छी होती है और मक्के की खेती सबसे अच्छी होती है। तो हमारे इसमें आंसर क्या होगा, एलुवियल सॉइल, दोमट, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी सॉइल टाइप आता है वो है माउंटेन और फॉरेस्ट, यानी पहाड़ी और जंगली मिट्टी। ये हमारी कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पहाड़ होंगे। पहाड़ कहाँ है हमारे इंडिया में, हिमालय पड़ता है, J&K, हिमाचल, उत्तराखंड, इस साइड में हमारी पाई जाती है पहाड़ी मिट्टी या फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल। नेक्स्ट हमारा आता है लेटराइट सॉइल। ये काफ़ी फेमस, काफ़ी बार पूछी जाती है लेटराइट सॉइल के बारे में, ये अक्सर ऑप्शंस में दिखाई दी जाती है। लेटराइट का मतलब क्या है, लेटराइट बना है वर्ड लेटर से, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स यानी ईंटें। लेटर एक लैटिन लैंग्वेज है, उसमें एक वर्ड है लेटर, उससे बना है ये लेटराइट सॉइल। जब इसे गीला करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है और जब ये सूखती है तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। इसलिए क्या हो जाता है, सख्त हो जाती है, इसलिए क्या हो गया, ये ईंट की तरह मजबूत हो गई, इसलिए इसे बोलते हैं लेटराइट सॉइल। इसमें कौन कौन सी खेती होती है, इसमें होते हैं आपके काजू, कैश्यूनट, शुगर केन, राइस। नेक्स्ट है हमारा एरिड सॉइल यानी मरुस्थल। तो एरिड सॉइल में क्या होता है, ये कहाँ पाई जाती है, ये राजस्थान में पाई जाती है। बेसिकली आप इसे डेजर्ट समझ सकते हो। ये रेड और ब्राउन दोनों कलर की हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना हिंदू काव्य कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिए हैं महाभाष्य, रामायण, अष्टाध्याय और महाभारत। इसमें हमारा जो रामायण है वो सबसे पुराना महाकाव्य है, उसके बाद महाभारत हुआ था, उसके बाद ये सब रचनाएं हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, रन एंड रूइंस पुस्तक किसने लिखी थी। ये आप जब विमोचन होता है किताब का या अक्सर न्यूज़ में चलता रहता है, ये बेसिकली करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, तो इसे देख लीजिए। जो रन एंड रूइंस थी ये पुस्तक लिखी है सुनील गावस्कर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोडेशिया देश का नाम क्या है, यानी जो इनमें जो देश दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ज़ैरे, तंजानिया, जिम्बाब्वे एंड स्विट्ज़रलैंड। इनका जो पहले नाम था ओल्ड, वो कौन सा है, इनमें से जो पहला नाम है वो किसका नाम है। रोडेशिया किसका पुराना नाम है ये बताना है आपको। जैसे इंडिया का आपको मालूम, इंडिया का पुराना नाम क्या है, भारत है, वैसे ही रोडेशिया जिम्बाब्वे का पुराना नाम है। पहले हम जिम्बाब्वे को रोडेशिया नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किसके जरिए होता था, वो इंटरनेट के जरिए। अब हम ऑप्शंस देखते हैं, NETBEUI, ATM से आपने पैसे निकाले होंगे, जानते होंगे, NW लिंक या TCP या IP। IP क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप इसी से समझ लीजिए इंटरनेट सूचना के लिए कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए, हमें चाहिए उसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1969 में
कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था या कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था? पहले क्या था, जो प्राइवेट बैंक्स होती हैं सरकार क्या करती है, उन्हें क्लब करके उन्हें नेशनलाइज कर देती है। जैसे अभी प्राइवेट बैंक हैं कौन कौन से, कोटक महिंद्रा, ये प्राइवेट बैंक है हमारी, ICICI सब प्राइवेट बैंक है हमारी। इन्हें क्या किया, सरकार का मन हुआ कि ये चीज़ें सही से परफॉर्म नहीं हो रही हैं या इनमें ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है, तो इन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, RBI के अंडर दे दिया। वैसे RBI के अंदर होती, ये नेशनलाइज कर दिया। वैसे ही 1969 में कितनी बैंकों को नेशनलाइज किया गया था? आंसर है 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। लिस्ट ये है आप इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्स का कारण है। एड्स किसकी वजह से होता है? एड्स होता है हमारा HIV वायरस की वजह से। सही आंसर है इसका D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ है? गार्डन ऑफ इंग्लैंड किसे कहते हैं? ऑप्शन है हमारा लंदन, ये चारों ही शहर यूनाइटेड किंगडम में हैं। इनमें से बताना है कि लंदन गार्डन ऑफ इंग्लैंड किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है कैंट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? देखो जब हमारा कानून बना था, जब हमारा संविधान बना था, तब ये चारों ही ऑप्शन यानी समानता अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार, ये चारों ही ऑप्शन हमारे फंडामेंटल राइट थे यानी मूलभूत अधिकार थे। लेकिन क्या हुआ 1978 में यानी 44th अमेंडमेंट में संपत्ति के अधिकार को एज ए फंडामेंटल राइट नहीं रखा गया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, इसे लीगल राइट बना दिया गया। और इसे लीगल राइट को हमने किस में लिख दिया? आर्टिकल 300A में। प्रॉपर्टी इज़ ए लीगल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट हमारा किसका है? एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम बनता है बॉक्साइट से, उसको प्योरीफाई करके बनता है एल्युमिनियम। मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? मोनालिसा किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंची। ये ऑप्शन इसका सही होगा। ये सबसे मिस्टीरियस और सबसे महंगी पेंटिंग है इन पूरे वर्ल्ड की और बहुत फेमस पेंटिंग है। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक? आपको ये बताना है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल बनते हैं उनके लिए कौन से विटामिन या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको अभी एक सॉइल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। सॉइल में बताया था कोई भी अगर हमें रेड चीज़ चाहिए, रेड कलर चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें फेरिक एसिड चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए, फेरिक ऑक्साइड चाहिए यानी आयरन चाहिए। अब ऑप्शन देख लेते हैं, विटामिन C, फॉलिक अम्ल यानी फॉलिक एसिड, इसका ऑप्शन होगा B ऑप्शन सही होगा इसका। अच्छा ये पाया किस में जाता है? B ऑप्शन, सॉरी फॉलिक एसिड। सेम, मटर, पालक इनमें पाया जाता है आयरन। आयरन खाने से क्या होता है? खून बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर जल में उपस्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम, क्लोरीन। हमें बताना है कि जो हार्ड वाटर होता है या ये कठोर जल होता है उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा हमारी पाई जाती है कैल्शियम में। हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर में मिनरल्स की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें कैल्शियम सब्सिडिटी में पाया जाता है। अच्छा हार्ड वाटर को पहचानने की एक खासियत ये होती है कि उसमें बुलबुले नहीं बनते, उसमें झाग नहीं बनता, उससे आप पहचान सकते हो ये हार्ड वाटर है। ये हमारे शरीर के लिए भी काफ़ी हानिकारक होता है, इसलिए हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यह संघ शासित क्षेत्र पहले एक पुर्तगाली कॉलोनी था। ये बताना है कि जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, दादरा नगर हवेली और दमन और गोवा, ये क्या है? यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी हमारी कितनी है? टोटल 7 है। ये बताना है कि यूनियन टेरिटरी, जो यूनियन टेरिटरी दे रखी हैं ये पहले एक पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी, ये पुर्तगाली कॉलोनी थी, पुर्तगाल के कब्जे में थी यानी पोर्चुगीज़ के कब्जे में थी। सही ऑप्शन इसका होगा हमारा गोवा। जब हम आज़ाद हुए थे तब गोवा हमारे साथ आज़ाद नहीं हुआ था, यानी 1947 में अंग्रेज़ों का इस पर कब्जा था नहीं। इस पर कब्जा किसका था? पोर्चुगीज़ का। तो हमने आज़ादी किससे ली थी? अंग्रेज़ों से, ना कि पोर्चुगीज़ से। तो जो हमारा एरिया अंग्रेज़ों के अंदर था उससे हमें आज़ाद मिल गया, लेकिन जिस पर पोर्चुगीज़ ने कब्जा किया हुआ था उसे हम आज़ाद नहीं कराए थे। गोवा को हमने पोर्चुगीज़ से कब आज़ाद कराया था? ये कराया था हमने 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? वाइल्ड लाइफ एनिमल है तो उनको संरक्षण या उनका कंजर्वेशन के लिए क्या सबसे इफेक्टिव मेथड रहेगा? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड क्या रहेगा? ऑप्शन दे रखे हैं, परिपक्षियों को दूर भगाना, यानी कि जो हंटर्स हैं, हंटर एनिमल हैं, उन्हें दूर भगाएं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना, या जो उनकी नेचुरल हैबिटेट है, यहाँ पर वो रहते हैं नेचुरल तरीके से, उसको हम बनाए रखें, उसमें इंटरफेयर ना करें।
थर्ड ऑप्शन है हमारा रोगों के विरुद्ध टीका लगाना, किस जितने जानवरों को पकड़ पकड़ हम उनमें टीका लगाते जाएं तो इससे हमारा क्या होगा, नेचुरल हैबिटेट या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता रहेगा। थर्ड ऑप्शन है प्रजनन नीति को स्थितित्मक करना, बर्थ प्रोसेस को कंट्रोल करना, उनकी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना। इसमें जो सबसे इफेक्टिव तरीका रहेगा कि हम उनके जो नेचुरल हैबिटेशन है उससे छेड़छाड़ ना करें, उसमें इंटरफेयर ना करें। वाकई प्रकृति का नियम होता है कि वो अपने आप ही फलती फूलती है, उसमें हमें इंटरफेयर ना करें, तो हम इंसानों की कोई ज़रूरत नहीं होती उसे प्रकृति को फलने फूलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोत्तम विद्युत चालक कौन सा है? ऑप्शन दिए हमें लोहा, एल्युमिनियम, तांबा और चांदी। हमें बताना है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है आसानी से किस में फ्लो हो जाती है, सबसे कम रेजिस्टेंस किस में पाया जाता है। तो उसका सही आंसर होगा गोल्ड में या चांदी में। ठीक है, लोहे में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस पाया जाता है, इसलिए लोहा अच्छा नहीं माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। आप जब कभी पंखे लेने जाते होंगे या मोटर लेने जाते होंगे तो दो तरह की बाइंडिंग मिलती है आपको, तांबे की, कॉपर की और एल्यूमिनियम की। आप कौन सी प्रेफर करते हैं? आप उसमें कॉपर बाइंडिंग प्रेफर करते हैं कि कॉपर का पंखा चाहिए, एल्यूमिनियम का पंखा नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की एफिशिएंसी उतनी नहीं है जितनी कॉपर की है। कॉपर ज़्यादा इफेक्टिवली करंट फ्लो करता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप चांदी का भी पंखा बनवा सकते हैं, वो और बढ़िया काम करेगा। और अगर उससे भी ज़्यादा है तो आप सोने का बनवा लीजिए। सोने सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। तो अगली बार जब भी आप घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम कराएं, बिजली फिटिंग करवाएं, तो उसमें सोने के पाइप डाली, सोने के तार डाली। सबसे अच्छा तो बता दिया हमने कि गोल्ड है, उसके बाद आता है सिल्वर, चांदी। लेकिन सबसे बेकार इसमें बताना है कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसमें होता है, सबसे बेकार या कुचालक किसे कहते हैं बिजली के लिए, वो है हमारा टंगस्टन। आपने जो बल्ब देखा होगा, पहले जो ज़माने में बल्ब चलते थे वो लाल कलर के बल्ब चलते थे, जिनमें 10 रुपये का बल्ब आता था तो लाल जलता था, उसमें एक स्प्रिंग हुआ करती थी, वो बनती थी टंगस्टन की। अब क्या है, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है तो उसमें आर्गन गैस होती है बल्ब में, जो उसे लाइट बना देती है, लाइट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। इसलिए टंगस्टन सबसे बेकार मेटल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका सही आंसर है 12। वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, उनमें से 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। 10 करता है वो एकेडमिक फील्ड से, आपने अगर साहित्य में अच्छा काम किया है या कोई अच्छा काम किया है या आपका नाम अच्छा है, जो एकेडमिकली प्रूव्ड पर्सन होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, कोई अपने ओलंपिक प्लेयर हो गए, या साहित्य में कोई अच्छे संगीतकार हो गए, इन्हें हम क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए। 10 को ही नॉमिनेट कर सकता है ऑन द एकेडमिक बेसिस, लेकिन 2 बचते हैं, 2 होते हैं हमारे एंग्लो इंडियंस, ये एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग में गोली मारने का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हुआ था हमारा 13 अप्रैल 1919 को, तो वहाँ जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अब आपको हल्दी घाटी के बारे में पता होना चाहिए। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। इसमें क्या हुआ, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हार गए थे और ये युद्ध कब हुआ था? 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? इसमें भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किसके ऊपर होता है? यानी जो नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है वो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो बेसिकली जो नेशनल सिक्योरिटी किसके अंडर आती है, जिसके पास पावर होगी। आप कहेंगे कि इसमें तो प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। नहीं, जो सेना को कंट्रोल कर सकता है, जो आर्मी को कंट्रोल कर सकता है, जो डिफेंस को कंट्रोल कर सकता है, तो नेशनल सिक्योरिटी का काम भी उसी के अंडर आता है। इसका सही आंसर होगा हमारे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है? सुप्रीम लीडर ऑफ डिफेंस हैं, सुप्रीम कमांडर हैं किसके? आर्मी के। इसलिए आपने देखा हो उनकी सुरक्षा में आर्मी से लोग लगे हुए होते हैं, डिफेंस के लोग लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र खेल क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में अमेरिका बोल देते हैं। ठीक है, उसका जो नेशनल गेम है वो है बेसबॉल। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न ताप पर
जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी लो टेम्परेचर पर जब हम किसी का स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं? अच्छा, जो लोग मूवी देखते हैं, जिन्होंने हॉलीवुड की मूवी देखी होंगी, वो जानते हैं कि अगर हम किसी की बॉडी का टेम्परेचर कम कर रहे हैं यानी उसकी लाइफ प्रोसेस को धीमे कर रहे हैं। लाइफ प्रोसेस धीमी हो जाने से क्या होता है? उम्र बढ़ जाएगी आपकी, आप जल्दी से नहीं मरेंगे। एक उसमें मूवीज़ में क्या होता है, क्रायो स्लीप दिखाया जाता है कि किसी को भी हम क्रायो स्लीप में भेज दिया तो क्या होता है, वो कई सालों तक, कई 100 सालों तक ज़िंदा रह लेता है। उसकी लाइफ प्रोसेस को बिल्कुल धीमे कर देते हैं, ना के बराबर। जो इसकी स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? क्रायोबायोलॉजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हैरी पॉटर क्या है? तो हैरी पॉटर हमारा एक उपन्यास है। जो लोग मूवी देखते हैं उन्हें मालूम है, हैरी पॉटर की एक बुक भी आती है, नोवेल, तो आप उसे भी पढ़ सकते हो। हैरी पॉटर बेसिकली क्या है? एक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? इसका सही आंसर होगा 1951 में। जब मैंने योजना का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जब योजना का क्वेश्चन डिस्कस किया था, तभी बता दिया था कि हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास क्या है। तो जो हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं ये हमारा, यानी ये हम लोगों का कैलेंडर नहीं है, ये हमारा नेशनल कैलेंडर नहीं है जिसमें हम जनवरी, फरवरी, मार्च होते हैं। ये हम कैलेंडर, जो हमारा कैलेंडर होता है वो, उसमें हमारा पहला महीना शुरू होता है, वो चैत्र से शुरू होता है। क्वेश्चन हमारा आता है कि वायुसेना के पद एयर चीफ मार्शल के समतुल्य सेना में कौन सा पद है? यानी जो एयर चीफ मार्शल हैं, यानी जो एयर मार्शल हैं, उनके बराबर में सेना में कौन सा पद होता है? देखो, एयरफोर्स के हेड कौन होते हैं? एयरफोर्स के हेड हैं एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल, तो एयर मार्शल क्या हो गए? उनसे एक पोजीशन डाउन हो गए। वैसे हमारे थल सेना में सबसे हेड कौन होते हैं? वो होते हैं जनरल, तो उनसे एक पोजीशन डाउन कौन हो गए? लेफ्टिनेंट जनरल। तो सही आंसर इसका क्या होगा? बी ऑप्शन, लेफ्टिनेंट जनरल। वैसे ही नौसेना में कौन होता है हेड? उसमें होते हैं एडमिरल। एडमिरल। वैसे क्या होता है, नौसेना में कौन होते हैं? एडमिरल। और एक पोजीशन डाउन कौन हो जाएंगे? वाइस एडमिरल। आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डियागो गार्सिया हमारा हिंद महासागर में स्थित है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नई दुनिया पश्चिम से पुरानी दुनिया पूर्व में कौन सा पौधा प्रविष्ट किया गया था? यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज से ईस्टर्न कंट्रीज़ में कौन सा पौधा लाया गया था? तो इसमें हमारा पौधा लाया गया था आलू। आलू हमारे यहाँ का पौधा नहीं है, इसे ये वेस्टर्न कंट्रीज से आया है। ऐसे ही हमारा एक यूकेलिप्टस का पेड़ होता है, वो भी हमारा यहाँ का पौधा नहीं है, वो भी बाहर से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किस भारतीय को किस विषय में मिला था? तो इसका सही आंसर है साहित्य के विषय में मिला था। किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। कब? 1913 में। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने हमारा नेशनल एंथम लिखा था, जन गण मन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फ्रायड का किससे संबंध है? फ्रायड एक नाम है, एक साइंटिस्ट हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं। तो सही आंसर होगा इसका सी, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासन में चला था? सही आंसर उसका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने सबसे पहले कॉइन्स का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डेविस कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो डेविस कप ट्रॉफी हमारी टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली भारतीय F1 कार दौड़ में विजेता थे, यानी जो फार्मूला 1 की जो रेसिंग हुई थी हमारी 2011 में, उसको किसने जीता था? उसको सेबेस्टियन वेटेल ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। देखो लंगर क्या है, आप कभी गुरुद्वारे में जाते होंगे तो वहाँ एक लंगर मिलता है, खाना मिलता है आपको फ्री में। पहले इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे गुरु नानक, जो कि इनके संस्थापक भी थे। उनके बाद गुरु अंगद, उनके बाद गुरु अमरदास। गुरु अमरदास का क्या था कि ये काफ़ी ब्रॉड माइंडेड इंसान थे। इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने की बात की थी, विडो रीमैरिज की बात की थी, और इन्होंने लंगर सिस्टम को शुरू किया था। लेकिन लंगर सिस्टम को इस अभिन्न अंग यानी कंपलसरी किसने बना दिया था? तो वो बनाया था गुरु अमरदास ने। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म है क्रिश्चियन, उसके बाद मुस्लिम, इस्लाम, उसके बाद हिंदुइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हमारे राष्ट्रगीत का अनुवाद किसने किया था? तो हमारे राष्ट्रगीत का जो ट्रांसलेशन है
वो श्री अरविंदो ने किया था। किसमें? इंग्लिश में किया था। इनकी एक फेमस रचना है आनंद मठ, उसमें इनका जिक्र किया गया है इस ट्रांसलेशन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, इसकी लंबाई चौड़ाई से अनुपात बताइए। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसका क्या अनुपात रहेगा? इसका रहेगा 3:2 में, 3 लंबाई रहेगी और 2 चौड़ाई रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला था? देखो, नोबेल पुरस्कार खुद ही अपने आप में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस चीज़ है। यह 2 बार मिलना तो बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 2 बार किसे मिला था। तो 2 बार मिला था ए ऑप्शन, जॉन बार्डिन को। किसमें? फिजिक्स में। इन्होंने ट्रांजिस्टर बनाया था इसलिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा कैसे बनती है, यानी सोलर एनर्जी कैसे बनती है? सूर्य में इतना प्रकाश क्यों कैसे होता है? तो इसका नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूज़न, सूर्य का संकुचन, नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिजन, या सूर्य का प्रसार यानी एक्सपेंशन ऑफ सन। ठीक है, इनमें से आपको बताना है सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ए, नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूज़न। अब इसमें क्या होता है कि 2 न्यूक्लियर होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं कि 2 एटम के जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फ्यूज़ करते हैं, संलयन होते हैं, तो क्या होते हैं? एक बड़े एटम को बनाते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन अगर मिलके क्या बनाएंगे? हीलियम बनाएंगे। इससे क्या होता है? सबसे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से सूर्य में प्रकाश दे पाता है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और कई करोड़ों वर्षों से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है पिछली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन है इसमें 2011, 2010, 2001 और 2005। उस समय के हिसाब से 2001 ऑप्शन सही था, लेकिन आज के हिसाब से क्या है? आज के हिसाब से 2011 ऑप्शन सही है। तो जनगणना हमारी हर 10 साल बाद होती है, हर 10 साल बाद हमें जनगणना करते हैं। तो पिछली हमारी जनगणना कब हुई थी? 2011 में। तो नेक्स्ट हमारी कब होनी चाहिए? 2021 में, यानी इसी साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने स्वामी चरित्र का निर्माण किया था? यानी स्वामी कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर, फिक्शनल कैरेक्टर, उसका निर्माण किसने? जिसने वो नाटक लिखा होगा, जिसने वो किताब लिखी होगी, तो किसने लिखी थी? वो लिखी थी ए ऑप्शन, आर के नारायण ने। आर के नारायण ने अपनी एक किताब लिखी थी स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसमें इन्होंने स्वामी कैरेक्टर को इस्टेब्लिश किया था, क्रिएट किया था। नेक्स्ट है हमारा सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ कब बनाया गया था? तो बीएसएफ की बनाने की ज़रूरत कब पड़ी थी? 1962 में चाइना ने हम पे आक्रमण किया और 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया। उस समय हमारी सेना इसकी स्थिति ये नहीं थी कि हम दोनों जगह लड़ सकें। 1962 के बाद हमने ज़्यादातर अपनी सेना चाइना के बॉर्डर पर लगा दी थी। अभी क्या, इधर पाकिस्तान का बॉर्डर खाली रह रहा था, वहाँ पे हमें सेना की कमी पड़ रही थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया कि हमने एक नई फोर्स का गठन किया, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ को बनाया और उसका मेन काम था कि पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात होकर जो भी इंट्रूजन्स हो रहे हैं, जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं या घुसपैठ हो रही है, उन पर कंट्रोल करना है, उन्हें रोकना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीपल डेली समाचार पत्र किस देश में छापा जाता है? पीपल्स डेली किसका न्यूज़पेपर? पीपल डेली है चाइना का न्यूज़पेपर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संयुक्त राष्ट्र की किस शाखा का मुख्यालय पेरिस में है? देखो, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है यूएन, यूनिसेफ, यूनेस्को, आईएलओ, एफएक्यू। ठीक है, ये चारों ही यूएनओ की संस्थाएं हैं, लेकिन इनका हेडक्वार्टर पेरिस में है। किसका है? यूनेस्को का। यूनेस्को का काम क्या होता है? संरक्षण का काम होता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को संरक्षण करना या ऐतिहासिक दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है उसे संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पीतल इनकी मिश्रित धातु है, यानी पीतल जो होता है हमारा वो प्योर फॉर्म में नहीं पाया जाता है, उसे मिक्स करके बनाना होता है। जैसे टीन होता है, उसे भी मिक्स करके बनाते हैं तब जाके वो टीन बन पाता है। ऐसे ही बताना है कि पीतल को किन चीज़ों से मिक्स करते हैं तब जाके पीतल बनता है। तो पीतल में हम तांबा और जस्ता को मिक्स करते हैं तब जाके पीतल बन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व में पेट्रोल की कीमतें कौन निर्धारित करता है? जो इंटरनेशनल प्राइस है, पेट्रोलियम प्राइस कौन डिसाइड करता है? तो वो डिसाइड करते हैं ओपेक कंट्री।